हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्रश्न जो आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, केवीएस, सुपर टेट या किसी भी राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए आप लोग। आंसर सेकंड इसका सही है। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, श्यामपट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया है। श्यामपट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया कौन सी है? कौन सी है? बाएं से दाएं ओर श्यामपट्ट को सही साफ करने की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है क्या? यह रोजमर्रा की बातचीत से संबंधित कौशल है, यानी आम बोलचाल की बातचीत से संबंधित भाषा कौशल है, ध्यान रखिएगा। BICS का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर में। इसकी अवधारणा दी गई है जेम्स क्यूमिन्स द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, वर्तनी दोष से पीड़ित होना, एकाग्रता में कठिनाई या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। डिसलेक्सिया के सभी लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन तो आसान है और कुछ क्वेश्चन कठिन है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना पठन के दो उपकौशल हैं। नीचे दिए गए दो क्रमों में प्रयुक्त उपकौशलों की पहचान करें। पहला है, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में दी गई सूचना का प्रयोग करके तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षकों को पढ़कर उपन्यास के कथानक का सारांशीकरण करने के लिए कहती है। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा सेकंड वाला, बारीकी से पढ़ना और सरसरी तौर पर पढ़ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे कुछ सुन रहे होते हैं तो डैश वे भाषा सीख रहे हैं और समझना सीख रहे होते हैं। वे उच्चारण और स्वर को अवशोषित कर रहे होते हैं। इनमें से कौन सा इसका सही है? जब बच्चे कुछ सुन रहे होते हैं तो डैश वे भाषा सीख रहे हैं और समझना सीख रहे हैं, ये सही है। वे उच्चारण और स्वर को अवशोषित कर रहे होते हैं, दोनों सही है। इसका आंसर चौथा सही होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा हमें डैश व डैश की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। भाषा हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। इसका सही आंसर होगा चौथा वाला। फ्रेंड्स, आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, यानी आप क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखिए। जब मैं आंसर बताऊं तो आप मिलाइए कि आपने सही किया है या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, और गलतियां हो रही हैं तो कहाँ पर हो रही हैं उन्हें आप सुधार सके। तो यह एक तरीका होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का।
अगला है पश्चिम की विधि का लक्ष्य डैश के विकास पर है, जो भाषा सीखने की एक आवश्यक और मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा चौथा, शब्दावली। पश्चिम की विधि का लक्ष्य शब्दावली के विकास पर है, जो भाषा सीखने की एक आवश्यक और मुख्य विशेषता है। इसका आंसर चौथा सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरी भाषा के संपर्क में जितना समृद्ध होगा उतना ही अधिक संभावना है कि हम उसे ग्रहण कर लेंगे। पहली भाषा में उपलब्ध भाषा समृद्ध वातावरण दूसरी भाषा में हमेशा उपलब्ध नहीं होता। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? सही आंसर है, दोनों सही हैं, चौथा वाला सही है। भाषा के संबंध में दोनों कथन सही हैं। दूसरी भाषा के संपर्क में जितना समृद्ध होगा उतना ही अधिक संभावना है कि हम उस भाषा को ग्रहण कर लेंगे। पहली भाषा में उपलब्ध भाषा समृद्ध वातावरण दूसरी भाषा में हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़े गए नाटक का मंचन। ऑप्शन पहला वाला इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो फास्ट ही है जिससे आपका समय बचे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुभाषावाद की रक्षा के लिए भारतीय संविधान ने अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भारत की स्थायी सहयोगी राजभाषा है। अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। सभी भारतीय राज्य हिंदी को अपनी राज्य भाषा के रूप में अपनाने के लिए बाध्य हैं। बाध्य हैं ऐसा है नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है। अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भारत की स्थायी सहयोगी राजभाषा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड इसका सही है। बहुभाषावाद की रक्षा के लिए भारतीय संविधान ने अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया है, तो ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा। इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर को पहचान सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा विकल्प शिशुओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिशुओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बोली जाने वाले शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। यह जो है शिशुओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। अगला देखिए, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान यानी पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? अध्यापक द्वारा किया जा रहा है, जो विधि अपनाई जा रही है वह है श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, भाषा निर्माण और शब्दावली बढ़ाने और उच्चारण में सुधार करने में मदद करता है। इनमें से कौन सा है जो इनमें मदद करेगा? बताइए आप लोग। इनमें मदद करेगा साहित्यिक क्रियाकलाप। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या विभिन्न परिवारों की भाषाओं के बीच भाषाई आदान प्रदान के परिणाम हैं? प्रतिध्वनि शब्द, पद का स्तर, सभी भारतीय भाषाओं के समान शब्द और पुनरुक्त शब्द। इसका सही आंसर है थर्ड वाला, यानी पहला सही होगा, दूसरा सही होगा और चौथा सही होगा। सभी भारतीय भाषाओं में समान शब्द, ये गलत है। ऐसा नहीं है सभी भारतीय भाषाओं में समान शब्द हैं, नहीं है।
कहीं पर कुछ और बोला जाता है, कहीं पर कुछ और बोला जाता है। हर जगह अलग अलग शब्द यूज होते हैं एक ही मीनिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग। इस तकनीकी को जाना जाता है संभाषित पठन के रूप में। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला देखिए, भाषा बोलने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बोलने का तरीका श्रोताओं के अनुसार बदलता है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत वातावरण में एक ही भाषा अलग अलग तरीके से बोली जाती है। हमारे बोलने का तरीका हमारे शारीरिक रूप को भी प्रभावित कर सकता है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा। बोलने का तरीका श्रोताओं के अनुसार बदलता है, यह सही है। और व्यावसायिक और व्यक्तिगत वातावरण में एक ही भाषा अलग अलग तरीकों से प्रयोग की जाती है, यह सही है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भाषा की बहुमुखी प्रतिभा तथा इसके उपयोग को सीमित करता है? साधारण लोगों की राय है कि भाषा केवल बातचीत का साधन है। यह दृष्टिकोण है कि भाषण समुदाय, भाषा तथा उसके उपयोग का एक अभिन्न अंग है। भाषाविद की राय है कि भाषा व्याकरण तथा शब्दकोश का एक संयोजन है। बताइए, इनमें से क्या है जो भाषा की बहुमुखी प्रतिभा को सीमित करता है? तो इसका आंसर थर्ड वाला सही होगा। पहला है जो सीमित करता है, साधारण लोगों की राय है कि भाषा केवल बातचीत का साधन है। ऐसा है क्या? भाषा केवल बातचीत का साधन है? नहीं। भाषाविद की राय है कि भाषा व्याकरण तथा शब्दकोश का एक संयोजन है, यह भी सीमित करता है। तो इस तरह ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की भाषा उनकी अपनी भाषा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका क्या स्तर है? इनमें से कौन सी गतिविधि है? बताइए। शुद्ध लेख, सीधी नकल करना, देरी से नकल करना या फ्री राइटिंग? इनमें से सही आंसर होगा चौथा वाला। फ्री राइटिंग गतिविधि ऐसी है जो विद्यार्थियों की भाषा उनकी अपनी भाषा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्तर क्या है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही है? यह अपने साथी वक्ताओं से संचित तथा अपने यह जीवन काल में बनाई गई यादों तथा प्रतीकों का एक कोश है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अधिकांश ज्ञान का निर्माण किया जाता है। भाषा के बारे में सही है, दोनों पॉइंट सही हैं। यह अपने साथी वक्ताओं से संचित और अपने जीवन काल में बनाई गई यादों और प्रतीकों का एक कोश है, यह भी सही है। और सेकंड वाला भी सही है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अधिकांश ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है? इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। यह कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है। ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में बच्चों को भाषा सिखाने के तरीके हैं? क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षण, पाठ को समझाने के बाद उसका सारांश बताना, बच्चों को खुद से पाठ का अध्ययन करने के लिए कहना, उनके वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए भाषाओं के बजाय उन्हें विज्ञान पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में बच्चों को भाषा सिखाने का तरीका है? तो कौन सा है? पहला वाला सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है।
चौथा गलत है। उनके वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए भाषाओं के बजाय उन्हें विज्ञान पढ़ाना, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोई नई भाषा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं माना जाता है? कौन सा इनमें से है जो मौखिक भाषा को प्रस्तुत करने का तरीका नहीं माना जाएगा? वह है चौथा वाला, दोष सुधार करना। दोष सुधार करना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षा 7 का विद्यार्थी अंश कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? इस स्थिति को जाना जाएगा परभाषिक यानी ट्रांसलिंगुअल योग्यता के रूप में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई है? व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में भाषा एक निर्णायक कारक है। एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट वाला। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत है। ऐसा नहीं है कि वह दूसरी भाषा बोल रहा है तो आप उसे अपना साथी नहीं बना सकते, बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा है जो गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है? गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास। सेकंड वाला सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? यह भारतीय समुदायों में कई भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। बहुभाषावाद व्यक्ति को केवल हिंदी की ओर प्रभावित करता है। यह बच्चों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से बचने और अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका सही आंसर होगा चौथा वाला, ओनली पहला इसमें सही है। अगला देखिए, अगला है कक्षा संदर्भ में अपेक्षित भाषा की अकादमिक शैली क्या होती है? बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है चौथा वाला, पारस्परिक रुख, कक्षा में चर्चा और संवाद, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा क्या सक्षम करती है? मनुष्यों का सामान्य शारीरिक विकास, मनुष्यों का जैविक क्रमिक विकास, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करना, जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करना। भाषा इसमें हमें सक्षम बनाती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। इनमें से इसका सही आंसर होगा चौथा वाला, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। यह कथन भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। अगला देखिए, शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में से एक क्या है?
एक या दो अक्षर के शब्दों को कहना, शब्दों को आवाज में बोलना, वाक्यों में बात करना। शिशु अपनी उम्र में भाषा विकसित नहीं करते। बताइए इसमें कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है सेकंड वाला, शब्दों को आवाज में बोलना। शिशु यानी छोटे बच्चे, 1-2 वर्ष के बालक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रोहिणी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने एक विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करना चाहिए। शिक्षण गतिविधियों का उपयोग यानी संवाद और सूचना में रिक्तता, लक्ष्य भाषा के औपचारिक, संवादात्मक और अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करना, जहां आवश्यक हो वहां उचित सहायता प्रदान करना, ड्रिलिंग की आदत विकसित करने का प्रयास करना। रोहिणी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने एक विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है। उसे जिस बिंदु पर विचार करना चाहिए वह बिंदु है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। ड्रिलिंग की आदत विकसित करना गलत है, क्योंकि ड्रिलिंग से रोट लर्निंग का विकास होता है, यानी जो रटंत अधिगम है उसका विकास होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्पाद संपदा से क्या तात्पर्य है। उत्पाद संपदा से तात्पर्य है वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ये भाषा कौशल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर लेखन और वाचन जो उत्पाद कौशल के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत, उसके बारे में पूछा गया है। अगला देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाला एक शिक्षक अपने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। सरकार द्वारा जारी पोस्टर है, तो ये कौन सी सामग्री होगी। ये प्रमाणिक सामग्री होगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तरों पर बल देना चाहिए। किन प्रश्नोत्तरों पर बल देना चाहिए। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिनके उत्तर विभिन्न हो, ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कविता शिक्षण के समय। अगला देखिए, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी से अलग भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बच्चे हिंदी से अलग रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, इसलिए हिंदी भाषा में और पाठ्य पुस्तक में हिंदी से अलग भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति या कल्पनाशीलता। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में सहायक है। भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गणना, भाषाई संरचना पर अधिकार। इसका सही आंसर होगा भाषाई संरचना पर अधिकार। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे।
पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री या व्याकरण की पुस्तक। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए हम जिस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे वह है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जिसमें परस्पर बच्चे अंतःक्रिया करते हैं वह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। यह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो भाषा होगी, पहली भाषा वह होगी मातृभाषा या तो हिंदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, व्याकरण पढ़ने की आगमन डैश पर सर्वाधिक बल देती है। मानकता, नियमों, परिभाषा, उदाहरणों। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। किस पर बल देती है? उदाहरणों पर। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, और निगमन में जस्टिस का उल्टा होता है, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी मदद करता है। अगला देखिए, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियाँ रचने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण बल देता है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसके कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। सामाजिक व आर्थिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक व व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसके कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि वह भाषा शिक्षक है। अगला देखिए, मोहन कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्याकरण की बारीक जानकारी, भाषा प्रयोग की क्षमता। मोहन कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता, क्योंकि हम हिंदी पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हिंदी क्या है? भाषा है, तो उसका सतत आकलन किसका होगा? भाषा प्रयोग की क्षमता का होगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधिगम से तात्पर्य है सीखना, अर्जित करने से, अनुकरण, रटकर विषय वस्तु को याद करने से। अधिगम से तात्पर्य है सीखने से। अधिगम है क्या? सीखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति का, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का, केवल लिखित अभिव्यक्ति का, उपरोक्त सभी।
श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं तो क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो कैसे लगा और क्वेश्चन कैसे लगे यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।